हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हेलो 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। और मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव। मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। एंड वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी बहुत सुबह हो रही है, लगभग 6 सवा 6 हो रही होगी। हाँ, आप लोग सोए हुए होंगे मुझे पता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो बताते ये हैं कि कल हमने आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वही जो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा होते रहता है साउंड का, वही हुआ सेम कल भी। और ये देखिए, कल हम पढ़ाए थे और कल लास्ट में इसको पढ़ाए थे सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन मैं सोचा कि अब लिखा हुआ है ही तो क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, और उसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो भी होगा थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैंने बताया है, क्या बताया है कि द फोर्स विच एक्ट अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब कोई सर्कल है, ये सर्कल मैंने इधर लिया है। ठीक, ये सर्कल लिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो ये सर्कल पे कोई यहाँ पे मास है, देखिए एम लिखा हुआ है, कोई मास है। ओके, अगर ये मास रिवॉल्व करेगा इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक, अगर ये मास इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक, तो इस मास को इस सर्कुलर पाथ पे बांध कर रखने में, यानी कि इसको खींच करके रखने में जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो रब करने वाला है, ये इसके इस टिप्स पे कुछ बांध दिया मैंने मास, और इसके ऐसे घुमाते हैं। ठीक, तो जो इधर टिप्स पे जो मास रहेगा उसको ये बांध करके सर्कुलर मोशन कराता है ना। ठीक, अगर हम छोड़ देते तो कहीं टेंजेंशियली भाग जाता है। ओके, तो ये जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें मास हो, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको सेंटर की ओर खींच करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। और जो फोर्स सेंटर की ओर खींच करके अट्रैक्ट करके रखे उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं CF से। अब ये तो जैसे सर्कुलर मोशन में देख लिए। अब सेम केस जो होता है ना, वो प्लेनेटरी मोशन में भी होता है। सेम केस प्लेनेटरी मोशन में भी होता है। कैसे होता है भाई, प्लैनेट जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते रहते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट में। ये देखिए, ये ऑर्बिट है और ये सन है। ठीक, अब सन और प्लैनेट के बीच में ये r डिस्टेंस है, रेडियस नहीं मैंने बोला। रेडियस कब बोलूँगा, एक्चुअल में एकदम एक सर्कुलर पाथ पे अगर मैं बोलूँगा तब रेडियस लूँगा। वो ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में रेडियस मैंने नहीं लिया है, रेडियस लेंगे भी नहीं। ओके, ऑर्बिट जहाँ पे आएगा तो ये ऑर्बिट है जहाँ पे सन के अराउंड प्लैनेट, P4 प्लैनेट है। ये P4 प्लैनेट मैंने बनाया है। ठीक, और प्लैनेट जो है सन के अराउंड इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए, हमेशा एक ही ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते रहता है। ये ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जाता, ऑर्बिट से बाहर भी तो जा सकते थे ना, लेकिन बाहर क्यों नहीं जाते, क्योंकि सन जो है एक फोर्स होती है, उससे इसको अपनी ओर खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है सेंटर की ओर। ये सन क्या है, सन का सेंटर यही, सन की सेंटर क्या है, सन ही है ना, उसके चारों तरफ पर घूम रहा था, सन ही एक सेंटर है इसका ऑर्बिट का। तो सन जो है अपनी ओर एक फोर्स से उसको बांध करके रखता है कि तुम इतना ही में घूमते रहोगे। एक होता है ना बैल, देखे हो केलू के बैल जो घूमते रहते हैं, बैल जो ईंट वगैरह भट्ठे पे बनते हैं, तो एक मतलब रस्सी में उसको बांधा जाता है और वो उसी में ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक, बैल दिन भर घुमाते रहो, उसी में घूमते रहेगा, वो बाहर नहीं। तो क्या होता है, वो रस्सी जो होता है उसको बांध करके रखता है कि तुम्हें इस सेंटर में ही घूमना है। ओके, तुम्हें इसी सेंटर में घूमना है। तो ऐसा करके होता है। तो वैसे ही इस फोर्स जो है ना, जो सेंटर की ओर प्लैनेट को खींच करके रखता है, सन के सेंटर के, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो नाम देखो, सेंट्रीपिटल, सेंट्री से मतलब ये देखो सेंट्रीपिटल, तो सेंटर वर्ड से डिराइव हो रहा है, सेंटर वर्ड से हो रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये सेंटर वर्ड से हो रहा है। तो सेंटर की ओर लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल एकदम लैंग्वेज में अगर तुम्हें बोलना है ना कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बोल देना कि कब कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो जो उस बॉडी पे जो सेंटर की ओर लगने वाली जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। उस बॉडी पे जो सेंटर की ओर लगने वाली फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। एकदम ठेठ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, ठीक। और इस प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट पे जो सन के अराउंड जो लगने वाली फोर्स जो अट्रैक्ट करता है, जो ऑर्बिट में उसको बांध करके रखता है बेटा, ऑर्बिट में उस प्लैनेट को बांध करके रखता है, वो ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। उसमें मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, द फोर्स बाय विच सन अट्रैक्ट्स एनी प्लैनेट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वही बोला मैंने, वैसा फोर्स। जैसे दो डेफिनेशन लिया, एक तो सर्कुलर मोशन के लिए लिया, एक सर्कल बना दिया, उसका एक रेडियस है, सर्कुलर मोशन में रेडियस ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो सर्कल एक बने। लेकिन ये सर्कल नहीं है बेटा, ये ऑर्बिट जो है ना ये ओवल शेप का होता है। अभी केपलर्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये ओवल शेप है, ठीक, ओवल शेप है। डॉट डॉट बना दिए, ठीक, अब अच्छा दिखेगा, समझ में आई बात? तो ये ओवल शेप है और इस ओवल शेप में जब प्लैनेट घूमती है तो ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जो है ओवल शेप है, इसी ऑर्बिट में प्लैनेट रहता है। ये हो गया हमारा से। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है न्यूटन। देखिए इसका एक कहानी है, मैं अभी हाल में ही ऑफलाइन क्लासेज में पहली बार डंडा उठाया हूँ, और डंडा उठाया हूँ इसके वजह से, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो मैंने पूछ दिया था कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बच्चे फंस गए वो बताने लगे जी वाला, जो जी के लिखते हैं ना हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक, तो ये वाला बताने लगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स की यूनिट नहीं बता पाए, क्योंकि उनको लगा कि अरे यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स सिर्फ न्यूटन होता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता। और जबकि मैं बताया हुआ था, सबसे बड़ी बात कि बताया हुआ था कि कोई भी फोर्स रहे, कोई भी, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, कैसा भी फोर्स रहे उसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब फैमिली वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग ध्यान से सुन लें ध्यान से सुन ले कि एसआई यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का क्या होगा? न्यूटन ही होगा। यानी कि कोई भी फोर्स उठा लीजिए जिसमें फोर्स है, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, आपका रेजिस्टेंस फोर्स, बाउंस फोर्स भी होता है ना, अपथ्रस्ट फोर्स, तमाम तरह के फोर्स कोई भी उठा लीजिए, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होते हैं। और हाँ, सीजीएस यूनिट होता है डायन। क्या होता है? डायन। वो डायन वो नहीं जो तुम लोग यूज करते होगे डायन, ये डायन दूसरी है, ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, ठीक ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लोगे या ग्रेविटेशनल फोर्स लो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक। तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा डायन। क्या होता है? डायन। तो किसी को ऐसे मत बोलना कि वो है डायन भाग। आप लोग बोलते हो ना लड़ाई वड़ाई में बहन वगैरह को लड़के बहन को बोल देते हैं, ठीक, ऐसे मत करना सब। अब बोलना जानते हो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसे बोलना सब, नहीं तो डायन बोलेगा तो डायरेक्ट चमाट पड़ेगा। बहनें बहुत जोर से मारती हैं, ठीक ना। सब लोग खाते हैं बहनों के हाथ से मार, लेकिन अच्छा लगता है बहनों के हाथ से मार खाना, बड़ी हो या छोटी, बड़ी बहन हो या छोटी, उनके हाथ से मार खाना बड़ा मज़ा आता है, उनको छेड़ना, ठीक। तो डायन होती है सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का फोर्स रहे, उसका यूनिट हो क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होएगा। ये नहीं होगा बेटा, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। समझ में आया क्या? इसको मत याद रखना सब, ठीक। हाँ, इसको याद रखना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के रूप में मत याद रखना सब। समझ में आई? नहीं तो तुम्हें भी लात खिलवाएगा तुम्हारा जो टीचर होंगे जो ऑफलाइन पढ़ाएंगे वो लोग पीटेंगे तुम लोगों को। यूट्यूब फैमिली वाले को बता, यूट्यूब वाले बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे इससे सीखेंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी तो मेरे ऑफलाइन वाले को तो मैं धो ही दिया पहली बार अपने टीचिंग कैरियर में, डंडा उठाया। और बहुत अफसोस की बात है, ये मैं करता नहीं हूँ जनरली,
ये मेरी टेंडेंसी नहीं है, मैं बड़ा प्यार से पढ़ाने पे बिलीव करता हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी क्या पहली बार ही हुआ है। तो ये हो गए। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गए जो सेंटर के अलॉन्ग लगने वाले, ये जो सेंटर के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, इसको बोलेंगे CF यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक और फोर्स होती है, एक और फोर्स होती है जो सेंटर के अवे फ्रॉम मतलब अवे फ्रॉम सेंटर लगती है, और वो इमेजिनरी फोर्स होती है। वो क्या होती है? इमेजिनरी होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? नथिंग, ये भी इक्वल ही लगता है, जैसे कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेंटर की ओर लगता है तो एक इमेजिनरी फोर्स उसी के बराबर, उसी के इक्वल बाहर की ओर भी लगता है। एक इमेजिनरी फोर्स उसी के इक्वल बाहर की ओर लगता है, सेंटर से अवे लगता है। ठीक, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी तरह का फोर्स रहे उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन बाबा। ठीक, तबीयत खराब करके हम लोगों का चले गए। ठीक, उन पे सही बोला था, एक बच्चा लिखा था ना, तो क्या बोले भाषी आ गया। एक बच्चा लिख दिया था, सेकेंड लॉ पूछे थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो बोल दिया कि न्यूटन जी सोए हुए थे एप्पल ट्री के नीचे, उनके कपार पे एक सेव गिरा और वो सोचने लगे और न्यूटन लॉ दे दी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जगह पे वो लिखा था। बड़ा मज़ेदार, मज़ा आ गया एकदम सुन करके, लिख पढ़ करके। ठीक, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। ठीक, और ये इमेजिनरी फोर्स होता है, याद रखना, ये इमेजिनरी फोर्स होता है। 11th में जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, 11th में जाकर के जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बेटा, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर होती है, और वो इमेजिनरी फोर्स होता है, और उसको हम लोग सूडो भी बोलते हैं। सूडो, इमेजिनरी बोलो, इमेजिनरी या सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो कोई बोलते हैं, कोई सूडो बोलता है, तो मैं भी तो सूडो ही बोलता हूँ। ठीक, तो इमेजिनरी को ही काल्पनिक फोर्स, एक्चुअल में होते नहीं है लेकिन हमें फील होता है कि वो फोर्स लग रहा है, समझ में? काल्पनिक। ठीक, तो ये पात्र एवं घटनाएं जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये पात्र एवं जो घटना है, इनके घटनाएं ये सब काल्पनिक होंगे, लेकिन होंगे जरूर, काल्पनिक होंगे, हमें फील होगा कि हो रहा है। समझ में आई बात? तो आई होप कि आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, अब इसमें मेन चीज़ समझने वाली क्या है बेटा, कि ये जो बॉडी है मूव कर रहा है, ये मास एम, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मास एम है वो मूव जो कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो A=v² होता है। उसका जो एक्सेलरेशन होता है v² होता है, ये एक्सेलरेशन है v² होता है। ठीक, और देखो प्लैनेट भी v² के एक्सेलरेशन से ही मूव करती है ऑर्बिट में। समझ में आई कि नहीं? तो अब हम बता सकते हैं यहाँ से एक यहाँ से लिख सकते हैं ना कुछ हम, कि F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F मास लिख दिए, ओके, मास लिख दिए, और एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोग v² लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन के जगह पे v² लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं v²। तो देखो अब एक नया फोर्स का फॉर्मूला बन गया mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी होगा। कहाँ गया? हाँ, इसके लिए ये फॉर्मूला इसके लिए भी होगा। ठीक, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी यही है, दोनों। मैंने बोला था ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इक्वल ही लगता है, बट उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो ये दोनों क्या है? ये तो हम लोग कंसीडर करते हैं इसको, हम लोग कंसीडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। mv² कैसे आ गया? हमें पता है पहले से कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने ड्राइव करा है, ठीक। मास कांस्टेंट रहेगा उस बॉडी का, और एक्सेलरेशन हमें देख लीजिए वी स्क्वायर बाई आर होता है। सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक। तो वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह वी स्क्वायर बाई आर पुट कर दिया, बस आ गई हमारी नई फॉर्मूले, ठीक। तो यही है, तो आप लोग ध्यान रखिए। और ये डायन वगैरह मत बोलना सब कहीं पे, अपनी बहनों को या किसी को भी, अपने जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे उनको भी मत बोलना सब, नहीं तो बड़ा इसका रिवर्स रिएक्शन आएगा तुम लोगों के ऊपर और पिट जाओगे ठीक। किसी को भी बोलना हो तो प्यार से CGS यूनिट ऑफ फोर्स बोल देना, काफ़ी रहेगा। लेकिन पूरा ये वर्ड मत बोलना तो लात खा जाओगे बहनें बहुत मारती हैं, सब नोच लेंगे, नोच लेती हैं वो नाखून से, उन लोगों के पास नाखून होती है। मुझे पता है तुम लोग बहन को ही बोलते हो, ठीक। तो मेरे ख्याल से तो मजाकिया तौर पे बोल दिया, लेकिन रियली में सीरियसली भी नहीं बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट द गर्ल्स, ठीक। इफ़ यू रिस्पेक्ट द गर्ल्स देन वर्ल्ड विल also respect you and other people also respect you. So try to respect the girls and empower them. Okay, always support वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तभी हमारा देश सशक्त होगा, क्योंकि वो भी 50% का भागीदारी है। तो हम लोग को अपने बहनें, बेटियों और जो भी हैं हमारे रिलेटेड महिलाएं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, जो बनना चाहते हैं उनको बनाइए, उनको हेल्प करिए। सबसे बड़ी बात है कि उनको रिस्पेक्ट करिए आप, ठीक। वुमेन्स को वुमेन को रिस्पेक्ट कीजिए, गर्ल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो इंसान लड़कियों को और औरतों को रिस्पेक्ट करता है ना, उसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। उनको आप आगे बढ़ाओगे, आपको दुनिया देखती है कि हाँ आप कैसे नेचर के हो, आपका पर्सनालिटी क्या है, आप किसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखो, समझ में आई बात। हाँ, किसी को कुछ बोलो मत, वो उल्टा सीधा फालतू के डायन वगैरह ये सब तो मजाक में मैं बोल दिया था। इसको बोलना भी होगा तो CGS यूनिट ऑफ मजाकिया तौर में ही बोलना, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, और हम लोग बड़ा शरारत करते हैं। और सबसे पहली बात जानते हो क्या, मेरा पर्सनल थॉट है कि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है अपने इंडिया में। आज भी मैं देखता हूँ न्यूज़ वगैरह में, और बहुत सारे सोशल मीडिया तो आजकल प्लेटफॉर्म है, मैं भी रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों पे दिखते रहता है कि महिलाओं के प्रति थोड़ा सा एक्सटॉर्शन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्राइम्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमारे और आप लोगों को सजग होने से ही अच्छी होगी। अगर हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आप लोग जो कंट्री के फ्यूचर हो स्टूडेंट्स, आप लोग रिस्पेक्ट करोगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, रिस्पेक्ट करने वाली, पॉजिटिविटी, आप महिलाओं को इज्जत करोगे, तो ऐसे धीरे धीरे जा कर के समाज में कुछ परिवर्तन होंगे। तो हम लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, जो अभी आप लोगों को तराशा जा रहा है, जैसे कि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, अभी लाइफ अभी आपको तो शुरुआत हुई है, ठीक। तो आप लोग अभी से ही अगर इस टाइप के बिहेवियर रखिएगा, आप अपना सोच रखिएगा, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत मान सम्मान मिलेगी आप लोगों को। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं तो करता ही हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरा यूट्यूब पे आने का मेन मकसद यही है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू हेल्प द नीडफुल पर्सन। दिस इज़ माई मोटो, यही मेरा मोटिव है यूट्यूब पे आने का। नहीं तो अच्छे खासे ऑफलाइन में पैसे मिल जाते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम, लेकिन यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद ही यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, जो नीडफुल लोग हैं उनको हेल्प करना। डेट्स वाई आई केम ऑन यूट्यूब, ठीक। तो अभी वो सब बातें ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक। ध्यान से पढ़िए आप लोग, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, यही होता है ना,
प्लैनेटरी, गलती कर देता हूँ मैं स्पेलिंग में, नेटरी मोशन। बड़े बड़े चीज़ों में ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ मैं करते रहता हूँ, स्पेलिंग मेरा बड़ा गलती होता है तो थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो देखिए केपलर्स, एक जोहान्स केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो न्यूटन साहब से बहुत पहले पैदल लिए थे, 100-150 साल शायद पहले पैदल लिए थे। एक्चुअल उनका मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, क्योंकि मैं तो उनका केक काटा नहीं था, ठीक, और उनको बर्थडे विश भी मैं नहीं किया था, तो मुझे याद नहीं है उनकी बर्थडे, ठीक थे वो न्यूटन से पहले पैदल लिए थे, इतना पता है, ठीक, वो बुक में पढ़े हैं। तो उन्होंने एक प्लेनेटरी मोशन का लॉ दिया था, ठीक। तो वो 3 तरह के लॉ हैं और तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ओके। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है कि ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है ना बड़ा सक्सेसफुल हुआ। इसी लॉ को यूज करके न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब लॉ, यूनिवर्सल लॉ वगैरह या ग्रेविटेशन में बहुत सारे चीज़ें जो है उन्होंने प्रूव किया केपलर्स लॉ को ही यूज करके, ठीक। तो केपलर साहब जो थे जिनकी बर्थडे मैंने विश नहीं कर पाया और उनकी बर्थडे मेरे को याद नहीं है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं उनका जो 3 लॉ है और तीनों को बारी बारी से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल लॉ है और इसमें बहुत कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं मैं आपको बताऊँगा, कहाँ कहाँ इनके लॉ में बच्चे फंसते हैं मैं वो अभी आपको बताता हूँ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो होती है, कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक, हम लोग, और सैटेलाइट्स क्या होती है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो किस एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एक ऑर्बिट में, जो मैंने अभी बनाया था ना, जो अभी सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाते समय, ठीक। तो जिस ऑर्बिट में भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो जो ऑर्बिट होता है वो ओवल शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है, मतलब अंडे की आकार का होता है, ठीक। यही बोला था कि जिस ऑर्बिट में, जिस अक्ष या कक्ष बोला जाता है हिंदी में, कक्ष शायद बोला जाता है, जिस कक्ष में, जिस ऑर्बिट में, भाई छोड़ देते हैं गलती हो जाएगी, नहीं तो हिंदी वाले भी गाली देने लगेंगे कि कुछ भी गलती मत बोल, हमें इंग्लिश में पता है, हम उसी में बोल देते हैं कि जिस भी ऑर्बिट में सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट का जो शेप होता है वो ओवल होता है, ठीक, इलिप्टिकल होता है, यानी कि अंडाकार होता है। तो चलिए लिखते हैं, द ऑर्बिट in which planets revolves around the sun is of elliptical shape, elliptical और भी लिख देते हैं, ओवल शेप भी इसको बोलते हैं, ठीक। यही है बस फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या है कि द ऑर्बिट इन विच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज ऑफ इलिप्टिकल शेप, ठीक। एक और इसमें लाइन थोड़ा सा, एट इट्स फोकाई, एट इट्स फोकाई, ठीक। ये अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि मतलब रिवॉल्व करता है यहाँ पे ऑर्बिट में, और वो ऑर्बिट का जो शेप होता है वो होता है क्या, वो शेप होता है इलिप्टिकल या ओवल, ओवल मतलब अंडेकार, इलिप्टिकल होता है, इलिप्स वर्ड से बन के आया है, इलिप्स वर्ड से इलिप्टिकल बना है। इलिप्स का मतलब होता है हेलिक्स, होता है हेलिक्स शेप का, मतलब इस टाइप का, आप अंडे की शेप के बना सकते हैं। इलिप्स जाकर के हम लोग 11th में मैथ में आप लोग पढ़ेंगे, इलिप्स जो होता है मैथ में आप लोग पढ़ेंगे, इस टाइप का शेप होता है, इस टाइप का होता है, ठीक। इसी को इलिप्स बोलते हैं, इस शेप को ही इलिप्टिकल बोलते हैं या इलिप्स बोलते हैं, ठीक। तो जो ऑर्बिट होता है हमारा इसी शेप का होता है, जिसमें सन के अराउंड अर्थ वगैरह जो मूव करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट एकदम इसी शेप का रहता है। ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहा था,
मतलब इसी टाइप का होता है इलिप्स, थोड़ा सा इधर से या इस टाइप के होते हैं। अरे फिर वैसे ही बन गया, ये तो और गंदा बन गया। ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक, तो ये होता है। तो देखिए कैसे होता है वो हम अभी बना के देखते हैं इलिप्स। अब फोकाई है, फोकाई जो वर्ड होता है ये फोकाई, ये फोकस का प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक, ये क्या होता है, प्लूरल ऑफ फोकस होता है फोकाई। ठीक, तो दो तरह के फोकस होते हैं, एक पेयर अगर किसी का लेंगे ना प्लैनेट, चलिए अभी देखते हैं डायग्राम बना के। ठीक ठाक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक, ये ऑर्बिट है, थोड़ा सा अंडे की तरह दिख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन है, SUN सन है। ठीक, इनको प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं, नहीं तो गुस्से में हो जाएंगे कि सन बना दिया, मेरे में लाइट नहीं है क्या, तुम्हारी तहस नहस कर देंगे पृथ्वी की। ठीक, ये सन है। ओके, तो ये जिस पोजीशन पे है ना इसको बोलते हैं F1, और इधर कहीं पे एक आता है F2। ठीक, या तो यहाँ रहेंगे या तो यहाँ रहेंगे, इतना दूर नहीं रहेगा, थोड़ा और नज़दीक रहेगा, वो इतना दूर नहीं जाएगा, यहाँ पे F2 कहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए ये सन है और यहाँ पे हम प्लैनेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लैनेट। ये प्लैनेट रिवॉल्व करेंगी ऐसे, ठीक ऐसे। तो देखिए केपलर्स फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिट होगा जिनमें प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे वो ऑर्बिट क्या होंगे, इलिप्टिकल शेप के होंगे, इलिप्स शेप के होंगे, हेलिक्स और सर्कल का मिला करके एक शेप बनता है जिसको इलिप्स बोलते हैं। ठीक, तो वो आप लोग 11th में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे। बस इतना समझ लो कि अंडे की आकार की, बस यही आपको समझना है, अंडे की आकार की जो शेप होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल बोलेंगे। ठीक, अंडे की आकार की, समझ में आई कि नहीं। तो ये ऑर्बिट जो होते हैं एक्चुअली में सर्कुलर नहीं होते बेटा, एक्चुअली में सर्कुलर नहीं होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर नहीं होते। अभी तक हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ते आ रहे होंगे 6ठी 7वीं 8वीं में, लेकिन अब जब केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इलिप्टिकल शेप का होता है या ओवल शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप का होगा या ओवल शेप का हो, यानी कि अंडाकार होता है, लिखा था अंडाकार, मतलब अंडे का आकार का। समझ में आया, हिंदी भी थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। हाँ, फोकस देख लिए, कोई भी दो पेयर लेंगे, सन और एक कोई भी एक प्लेनेट, यहाँ पे मान लो अर्थ लेते हैं, यहाँ पे ये प्लेनेट अर्थ है मान लीजिए। ठीक, तो एक पेयर में दो फोकस होते हैं, एक पेयर में दो फोकस होते हैं। देखो कभी कभी सन यहाँ रहता है नज़दीक, तो कभी कभी ऐसे भी तो सन रहता है ना, यहाँ पे भी सन रहता है। ठीक, यहाँ पे भी इतना नज़दीक नहीं, थोड़ा सा और इधर, मतलब ऐसे, मतलब उसका शेप कभी पे यहाँ पे नज़दीक हो जाता है, ये दूर, कभी इधर नज़दीक और इधर दूर होता है। ठीक, तो ऐसा होता है ना, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो अभी यहाँ पे F2 पे आ गया ये, अब यहाँ पे क्या है, F1 पे है। तो एक पेयर जो होता है उसमें दो फोकस होते हैं, और प्लूरल होने की वजह से इसको फोकाई बोलते हैं। ठीक, सन का फोकस होता है, ठीक ना, कि दो पोजीशन पे होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फोकस वगैरह कुछ वो लाइट वाला फोकस नहीं है जो 8th क्लास में वगैरह में पढ़े हो और 10th में पढ़ोगे। ठीक, ये दूसरा है जहाँ ये पोजीशन है, सन का पोजीशन, एक्चुअली पोजीशन है, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, मतलब लास्ट में, ऐसे तो बीच में रहता ही रहता है, बीच में भी रहता है। ठीक, तो कहीं दो को पोजीशन उसका रहता है एक पेयर में। समझ में आ गए। तो आई होप कि फर्स्ट लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल है कि जो ऑर्बिट में प्लैनेट घूमती है, रिवॉल्व करती है, वो ऑर्बिट का जो शेप होता है ना, वो क्या होता है, वो ऑर्बिट का शेप जो होता है बेटा, ये होता है आपका ओवल शेप का, यानी कि अंडे की आकार के। ठीक, ओवल शेप, अंडे की आकार के। ओके, बस यही अंडे की आकार याद रखना कि ऑर्बिट क्या होता है, अंडे जैसा दिखता है, जिसमें पृथ्वी सन के अराउंड मूव रिवॉल्व करता है, तो क्या होता है, वो अंडे की आकार के होते हैं। ओके, ठीक,
ये डायग्राम मैंने रहने दिया इसलिए क्योंकि इसका भी यूज करेंगे, बार बार ड्रॉ करने से अच्छा है कि हम इसी को यूज करेंगे, इसी पे पोस्टमार्टम अपना सब्जेक्ट करेंगे। ठीक, तो सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ देखेंगे और यहाँ पे भी सेकेंड लिख देते हैं। ओके, लाइटिंग ठीक हो ना, तबीयत ठीक है आप लोगों का? ठीक, अब देखिए क्या होता है। सेकेंड लॉ इन्होंने क्या बोला, सेकेंड लॉ इन्होंने बोला कि पहले डायग्राम बना देते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हटा कर के एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम समझाते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। ठीक, एक बार ये प्लैनेट यहाँ रहेंगे और दूसरी बार यहाँ रहेंगे। ठीक, प्लैनेट प्लैनेट, ठीक, ये हो गया। और यहाँ से एक हम और बनाते हैं और एक ये बनाते हैं, ये दो तरह का एरिया मैंने बनाया। ठीक, ऑर्बिट पे, तो यहाँ पे एक बार प्लैनेट यहाँ रहेंगे P और यहाँ पे एक बार ऐसे रहेंगे P। ठीक, अब इसका नाम भी दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं A और इसको दे देते हैं B, तो फिर हम इसको दे देते हैं A डैश और इसको दे देते हैं B डैश। ठीक, अब मज़ा आएगा क्या, अब मज़ा आएगा। इसको हम बोल देते हैं A1, इसको बोल देते हैं A2। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं T, क्या बोलते हैं T, यानी कि टाइम पीरियड। ठीक, यहाँ से यहाँ टाइम जो लगा उसको T बोल देते हैं, या T1 ही बोल देते हैं, नहीं T ही बोलेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों में से। और यहाँ से यहाँ आने में भी जो टाइम लगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, T ही बोलेंगे, मतलब जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, T बोल देते हैं। इसको छोटा वाला T ले लेते हैं, छोटा वाला नहीं तो बड़ा वाला तो टाइम पीरियड होता है ना, इसको छोटा T ले लेते हैं, मतलब जो टाइम लगा। ठीक, इसको हम छोटा T ले लेते हैं। पता नहीं हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इतना एनर्जी हम दे रहे हैं और रिकॉर्ड नहीं होगा, कल की तरह मेरा तहस नहस हो जाएगा एनर्जी। और जब वीडियो तहस नहस होती है तो मूड भी तहस नहस हो जाती है। ये तो चलना रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये जानते हो कि अभी ठंड के दिन आ गया, मेरे को फ़ैन का आवाज़ अब नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि फ़ैन चलेगी ही नहीं, फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फ़ैन का आवाज़ आएगा नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा अच्छा माहौल है, सुबह सुबह छठ पूजा का गाना बज रहा है अपने यहाँ और हल्का हल्का आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक, तो देखिए केपलर सेकेंड लॉ में आते हैं। केपलर सेकेंड लॉ में जो बोला गया है ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में जो प्लैनेट जितना टाइम लगाती है वो T है, मतलब T टाइम में, दोनों टाइम सेम लिया है T ही। ठीक, तो T टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, तो यहाँ से कुछ ऐसे एक लाइन ज्वाइन होता है, एक इमेजिनरी है एक्चुअली, ये इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है कि हम लोग क्या करते हैं डॉट 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 कर देते हैं, ये भी क्या है इमेजिनरी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक, ओके, तो ये T टाइम में A से B गया और उतना ही T टाइम में ये A डैश से B डैश गया। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम दिख रहा है, एक ऐसे पतला सा एक चौड़ा सा, मतलब दोनों का एरिया, ये A1 मतलब एरिया इस 1 वाले एरिया का और A2 मतलब इसका एरिया है, मतलब दोनों एरिया को स्वीप करने, मतलब ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो सेम है। तो इसमें केपलर सेकेंड लॉ में केपलर साहब बोलते हैं कि सेम टाइम में प्लैनेट जो होता है सन के अराउंड इक्वल एरिया को स्वीप करता है। क्या करता है, सेम टाइम में प्लैनेट जो होता है सेम टाइम में प्लैनेट जो होता है सन के अराउंड इक्वल एरिया स्वीप करता है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग A1 जो होगा इक्वल टू A2 होगा। यही इनका कहना है, यही इनका कहना है। केपलर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग केपलर साहब क्या बोलते हैं कि सेम टाइम में जो एरिया स्वीप कर रहे हैं वो इक्वल होंगे। जो सेम टाइम में जब अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है वो टाइम सेम ले रहा है, तो वो जो A से B गया वो वाला एरिया और जो A डैश से B गया वो वाला एरिया, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक, तो इसमें है कि द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन
बिटवीन द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स और स्वीप्स का मतलब होता है कवर करना या कवर्स। ट्रेवल, इसको ट्रेवल भी लिख दो, कहीं कहीं पे दिख जाएगा। ट्रेवल्स ऐसे ही होता है ना भाई, हाँ देख लो, गलती होगा तो देख लेना। ट्रेवल्स, स्वीप्स, कवर्स, ज़्यादातर यहाँ ये लिखा जाता है स्वीप्स, और कहीं कहीं पे इसको तोड़ करके ट्रेवल या कवर्स लिख देता है। दोनों तीनों का मतलब एक ही है। ट्रेवल्स इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समझ में आई। यही क्या है हमारा सेकेंड लॉ है, केपलर साहब का सेकेंड लॉ यही है कि जो एरिया स्वीप करता है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, ये सन है ये प्लैनेट है, ये सन है ये प्लैनेट है, ये सन है ये प्लैनेट है, तो जो ये लाइन है वो इक्वल स्वीप करता है। मतलब एक एरिया जो बन रहा है फुल्ली, एक मिजाज की बात एक ही है, ये तो डेफिनेशन बुक वाला है जो आप लोगों को लिखा दिया। समझने वाली बात यह है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही ट्रेवल करती है प्लैनेट, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही ट्रेवल करती है। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है आपको चौड़ा, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एरिया जितना है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कम है तो ये भी एरिया सेम है। तो फाइनली हमको A1 = A2 ही याद रखना है, ठीक। अब आप सोचो कि सन जो है इस यहाँ ऑर्बिट के नज़दीक है, यहाँ तो ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा है, दूर है ना, यहाँ पे ऑर्बिट से दूर है सन। ओके, सही हो भाई साहब, ठीक ठाक मिजाज चल रहा है ना। माइक जी, बड़ा आपका मतलब प्रॉब्लम होते रहती है और आप हमें प्रॉब्लम देते रहते हैं, और हमारे और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा होशियार मत बनिए, माइक को बोल रहा हूँ मैं। क्या करूँ अब, अकेले बात करना रहता था, माइक से बात करूँ, कैमरे से बात करूँ, ट्राइपॉड से बात करूँ, बोर्ड से बात करूँ, इसी से करना है। आप लोग तो हो नहीं सामने, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मेरे सामने ही हो। कॉन्फिडेंस मेरे को वही रहता है, लगता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने एकदम दिख रहे हैं, विजुअलाइज होते हैं एकदम। 120, 130, 150 बच्चे मेरे एकदम सामने हैं, माइक लगा के मैं एकदम धड़धड़ाए हुए हूँ, मज़ा आता है। आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, ठीक। तो कुल मिला के हमें A1 और A2 याद रखना है कि एरिया जो होता है इक्वल होता है, ठीक। इस पर ज़्यादा अब लंबा बहस की और चर्चे का बात नहीं है, ठीक। A1 = A2 होगा क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल लग रहा है, तो ये जो लाइन जो है वो इक्वल स्वीप करता है। स्वीप में गड़बड़ाना मत, बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा, मिलेगा स्वीप्स मतलब कवर या ट्रेवल, मतलब कवर किया, कितना एरिया को कवर किया, कितना डिस्टेंस को कवर किया। ओके, तो आई होप कि ये सेकेंड लॉ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा थर्ड, क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे। ओके, और हाँ नहीं, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट नोट्स है जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। रे इसको अभी मिटाना नहीं था, पहले नोट्स लिखवा देते हैं, उसके बाद हम मिटाते हैं, ठीक। यहाँ पे B' था ना, ये B' और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ था, हाँ A2 और A2 एंड T लिखा हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे इसको मिटाना नहीं है, नोट्स लिखना है एक। देखिए नोट्स क्या है बेटा, कि सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ गिव्स an idea to us that planet have no constant speed, ठीक। planet have no constant speed। अब ये कैसे हुआ भाई, ये क्या बोल गए सर आप, कुछ भी बोलिएगा क्या। देखिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, जो केपलर साहब ने बोला है, जो बुक में लिखा है वही चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक। देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, ये
ऑर्बिट के नज़दीक है और यहाँ से यहाँ के बीच का जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। डायग्राम भी आपको, एरिया भी दिख रहा है डिफरेंट है, टाइम केवल सेम है। ठीक, ये शेप दिख रहा है आपको डिफरेंट, लेकिन एरिया सेम ही है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा धीरे चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ जल्दी चल रहा होगा। यहाँ से यहाँ जो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ से ऐसे बड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा होगा ना, और यहाँ के ये तो नज़दीक है तो तुरंत एकदम नज़दीक आ जा रहा होगा। यानी कि जो ये एरिया जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। मतलब स्पीड कहीं ना कहीं तेज़ हो रहा होगा, कहीं कम हो रहा होगा, तभी तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। ठीक, अब नज़दीक रहेगा सन के अराउंड प्लेनेट, जैसे अभी क्या होता है ठंड के दिन में होता है ना, ठंड के दिन में नज़दीक आ जाते हैं अर्थ, इसके नहीं दूर हो जाते हैं अर्थ, तो हम लोग को रोशनी कम मिलने लगता है ना और ठंड आती है, दूर थोड़ा हो जाते हैं ना सन से पृथ्वी। और गर्मी के दिन में नज़दीक आ जाते हैं, यही होता है ना शायद, तभी तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक, तो ये केस वाला होता है, अगर गलती होगा तो माफ़ करना। लेकिन क्या होता है, नज़दीक रहेगा तो इसका स्पीड क्या रहता है, ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए देखो, हमें एक छोटा सा सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करना, तो इसमें कम जितना टाइम ले रहे हैं, मान लो टाइम दोनों में सेम ही है, t इक्वल टू सेम है। ठीक है, तो छोटा सर्कुलर पाथ को जल्दी हम कर लेंगे, वही इतना ही टाइम में हमको इतना बड़ा सर्कल ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब हम कवर नहीं कर पाएंगे ना। ये तो टी टाइम में इसको इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन इसको इतना ही टाइम में ये बड़ा वाले को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। तो सेम कॉन्स्टेंट को यहाँ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि ज़्यादा लॉन्गर है, यानी कि ये धीरे धीरे हो रहा होगा, यहाँ पे स्पीड इसका धीरे धीरे होगा, यहाँ पे नज़दीक है तो ज़्यादा तेज होगा। ठीक, तो इसी में एक और लाइन लिखा था, यहाँ पे दिख रहा है ना, फ्रेम में आ जाएगा ना, देख लेते हैं फ्रेम में कहाँ तक आता है। हाँ, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा नोट्स है बेटा, एक और नोट्स है, एक और नोट क्या है कि प्लैनेट्स मूव्स फास्टर व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द सन and moves slower and moves slower when it is farther मत फार्दर वो वाला फार्दर है, दूर, फादर वाला फार्दर नहीं है, फादर पिताजी वाला नहीं, फार्दर उसमें आर नहीं होता है फादर वाला में, फार्दर देन द सन। कहने का मतलब क्या है कि सन के नज़दीक रहेगा, नज़दीक तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या करेगा, तेज रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा, और दूर रहेगा तो क्या रहेगा, स्लोअर रहेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? यही दो नोट्स, मतलब यही जो एक कंक्लूजन निकल के आया हमारा केपलस सेकेंड लॉ से, और बच्चे उठ गए, चहचहाने लगे, उनकी आवाज़ें हमारे स्टूडियो तक आने लगी हैं, और उनको थोड़ा सा धमकाना पड़ेगा कि मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं कितना प्यार से धमकाता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं सेकेंड लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ सेकेंड लॉ है। ठीक, अब इसको तो कहने का मतलब क्या है कि केपलर सेकेंड लॉ गिव्स एन आइडिया टू अस दैट प्लैनेट हैव कांस्टेंट स्पीड। अब देख लो, हैव नो कांस्टेंट इन स्पीड होगा, हैव नो कांस्टेंट स्पीड मतलब उसके पास कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा। सौम्या धमका दिए, सिर्फ नाम लेके ऐसे बोल दिए, बस हो गया काम। ठीक, हाँ धमकाना क्या है, मारना थोड़ी ना, बस उसको आँख दिखा दीजिए,
वो भी समझ जाते हैं कि काम हो रहा है उधर पे। ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड नहीं रहता है, यानी कि कहीं पे फास्टर होता है और कहीं पे स्लोअर होता है। यही हमें याद रखना था इस लॉ से। और बाकी देखते हैं केपलर्स और थर्ड लॉ देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होता है। और केपलर्स थर्ड लॉ जो है ना बेटा, वही बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल है, उसी को न्यूटन साहब यूज किए थे। केपलर्स थर्ड लॉ को ही न्यूटन साहब यूज किए थे और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था, कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल लॉ। और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था अच्छे से। ठीक, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था ना यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ को यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है। पूरा मैंने रीजन दिया था 3 और कि जी होता है वो नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता और टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। मेरे बच्चों, मेरे यारों, मेरे लाल, केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक, केपलर्स थर्ड लॉ। तो इसमें बोला गया ना, पहले लिख देते हैं, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस between the sun and the planet is directly proportional to the square of the time period taken, टाइम पीरियड लिखो या टाइम टेकन या टाइम पीरियड लिखो चलता, टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक, यही है बेटा, यही है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। टाइम पीरियड लिखो या टाइम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ, तो लिख देते हैं क्यूब ऑफ, यानी कि क्यूब का मतलब क्या होता है 3। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस यानी कि आर, मीन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस आर लिया है। ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड यानी कि स्क्वायर एंड ऑफ टाइम पीरियड। यही है आर क्यूब। अब देखो आर और टी कहाँ से आएंगे, आर और टी कहाँ से आएंगे ये भी देख लेते हैं। ये अंडाकार, हाँ बन गया, यस, बड़ा ये वाला मस्त बना एकदम। अंधकार नहीं अंडाकार मैंने बोला है। ठीक, तो ये यहाँ पे है सन है, सूर्यदेव हैं, हमारे सूर्यदेव महाराज हैं जिनकी आराधना हम लोग छठ पूजा में करते हैं। आ रही है इनकी पूजा, बड़े धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे हम बना देते हैं प्लैनेट, यानी कि इस बार हम अर्थ लेते हैं, धरती माता को। क्या लेते हैं, धरती माता और सूर्य भगवान दोनों को ले लिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच के जो मीन डिस्टेंस है मैंने ले लिया आर। ठीक, क्या ले लिया, आर, ये वाला मीन डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये धरती माता को एक चक्कर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आने में टाइम लगता है, जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। क्या लगता है, टाइम पीरियड बोलते हैं। किसको बोलेंगे, ये धरती माता को यहाँ से फिर यही पोजीशन पे पॉइंट पी पे ही आने में, पॉइंट पी से चले, धरती माँ चल दी, पृथ्वी, हम लोग धरती माँ ही बोलते हैं ना। ठीक, पृथ्वी जो है, अरे बाप रे क्या हो रहा है, सबको अभी हालत बिगाड़ते हैं। ठीक, तो
पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, यानी कि अर्थ मैंने ले लिया है यहाँ पे, प्लैनेट की जगह चलो पी भी लिख दिया है, पी फॉर प्लैनेट या अर्थ ले लिया है प्लैनेट में, ठीक। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, ठीक, ये हो गया। अब हमें पता है कि डायरेक्टली कोई अगर रहता है प्रोपोर्शनल, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो इक्वल टू पुट करते हैं, इक्वल टू, और उसके जगह पे कोई कांस्टेंट भी पुट करते हैं, पुट कर दिए, ठीक। उसके बाद टी स्क्वायर है तो उसको टी स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिए, लिख दिया, दिख रहा होगा, टी स्क्वायर दिख रहा होगा, टी स्क्वायर, ठीक, दिख गया। अब हमें कांस्टेंट निकालना होगा, तो इस टी स्क्वायर के इधर डिवाइड में कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस कांस्टेंट को चाहिए हमें। तो देखिए चलो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, और यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा केप्लस थर्ड लॉ है, यही हमारा केप्लस थर्ड लॉ है बेटा, यही है हमारा केप्लस थर्ड लॉ। बस इतना, बस सिंपल है। ये जो डिस्टेंस है ना, मीन डिस्टेंस, उसका क्यूब ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो उसका टाइम पीरियड से, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, हो गया। उसके बाद कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो कांस्टेंट और इक्वल टू पुट करते हैं, तो देखो इक्वल टू एंड कांस्टेंट पुट कर दिया, टी स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिया। फिर हमको कांस्टेंट चाहिए तो टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लाकर डिवाइड कर दिए, ये हो गया हमारा आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा क्या है, यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर है, केपलर्स। हा, समझ में आ गई, पक्का आ गई कि नहीं, ओके। तो हम लोग ये केपलर्स थर्ड लॉ जो है ना, इसका बहुत यूज होता है। ये जो है यही हमारा, ये इसी लॉ को न्यूटन साहब उठाएंगे, इसी लॉ को क्या उठाएंगे, न्यूटन साहब उठाएंगे, और इसी से प्रूफ करेंगे क्या, कि जो हम लोग पढ़े थे ना यूनिवर्सल लॉ में, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो ये जो है ना प्रूफ, जो ये आता है कहाँ से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी वाला, ये यहीं से प्रूफ किया जाता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से प्रूफ करेंगे कि कैसे ये एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, और एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे, जो पृथ्वी और हमारे बीच में कितना फोर्स लगता है, ये सब मून और पृथ्वी के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़िए थोड़ा सा। अभी 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो 10th का भी लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा, थोड़ा सा उधर से ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगे हैं, तो इसको ख़त्म करके फिर उधर लगेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगला लेक्चर में हम लोग आपसे मैं मिलता हूँ।